आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सोलर सिस्टम की लाइफ को बढ़ाकर 40 साल तक बासानी किस तरह से चलाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खालिद। आज की वीडियो जो है वो सोलर सिस्टम्स के बारे में है। हम आपको बताएंगे कि सोलर सिस्टम्स की लाइफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर की जा सकती है और आप इसको एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इवन के 40 साल तक आप अपने सिस्टम को कैसे चला सकते हैं। जब भी आप सोलर पैनल्स की जो है डेटा शीट देखते हैं या उसका वारंटी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरर हैं जो आप करंटली जो वारंटी ऑफर कर रहे हैं वो 12 साल की आपको जो है प्रोडक्ट की जो है फिजिकल डिफेक्ट्स की वारंटी ऑफर करते हैं। इसके साथ वो ऑफर करते हैं जी 30 साल की परफॉर्मेंस आउटपुट की वारंटी। तो अगर ये एक स्ट्रेट स्ट्रेच गो में आप देखें तो 30 ईयर्स के आपके पास एक लाइफ स्पैन है सोलर पैनल का, जबकि जो सोलर पैनल है वो डिजाइन हुआ है मोर देन 40 ईयर्स ऑफ लाइफ स्पैन के लिए। अब किस तरह से इसको अचीव कर सकते हैं, आपने जो प्रोडक्ट खरीदी है इसको मैक्सिमाइज किस तरह से इसकी यूटिलिटी कैसे हासिल कर सकते हैं मैक्सिमम, और इसको लॉन्गर लाइफ पीरियड के लिए कैसे आप सेव कर सकते हैं और इसकी जो प्रोडक्शन हो रही है उससे किस तरह फ़ायदा ले सकते हैं, ये मैं आपको बताता चलूँगा। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपने जो सोलर पैनल्स हैं उनकी पोजिशनिंग और उनकी क्लीनिंग का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। जहाँ पर भी आपके सोलर पैनल्स लग रहे हैं आपने कोशिश ये करनी है कि वहाँ पर एक तो उसके एंगल्स जो है वो बड़े अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड आप अपने सेट रखें। नीचे जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है उस स्ट्रक्चर की वजह से आपके पैनल के अंदर डैमेजेस के चांसेस कम से कम हो। और दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सोलर पैनल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, जिससे आपकी सोलर पैनल की 50% से ज़्यादा भी एफिशिएंट हो सकते हैं, वो है इसकी रेगुलर क्लीनिंग। आप अगर सोलर पैनल्स को क्लीन नहीं करेंगे उसके ऊपर एक डस्ट की बड़ी मोटी लेयर जम जाती है जो कि आपकी हिंड्रेंस पैदा करती है सनलाइट में, और जो सिलिकॉन वेफर है उसके ऊपर जो फोटॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है जिसके ऊपर आपका इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है वो उस क्वांटिटी में नहीं प्रोड्यूस होता। बहुत सारे कस्टमर्स हमसे गिला करते हैं कि जी हमारा सोलर सिस्टम जो है वो अपनी मैक्सिमम आउटपुट पे नहीं जा रहा जिस तरह के पहले 1 महीना या 2 महीना पहले जाया करता था। तो फिर हम अपनी टीम भिजवा कर अपना सर्वे भी करवाते हैं तो पता ये चलता है कि पैनल्स जो हैं वो धूल मिट्टी और डस्ट में बिल्कुल वो जमी पड़ी है उनके ऊपर, और वो कस्टमर्स अपने पैनल की क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखते। मोस्टली तो कस्टमर जो है वो बारिश पे रिलाई कर रहे होते हैं कि बारिश हो और हमारे पैनल्स खुद ही धुल जाएं, और खुद छत पे जाकर उसका सर्वे नहीं करते। ये बहुत गलत चीज़ है। आपके जो छत पे एक सिस्टम लगा हुआ है ये आपकी ज़ाहिर है ओनरशिप में आपकी प्रॉपर्टी में है, आपने इसी का ख्याल रखना है क्योंकि आप इसको जितना क्लीन रखेंगे जितना मेंटेन करेंगे ये उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंटली आपको परफॉर्मेंस देगा। सबसे पहले अपने पैनल्स जो है वो क्लीन करें, उसके बाद आपने अपनी जो सेल्फ इंस्पेक्शन है वो खुद करनी है। पैनल्स को देखें, अपने स्ट्रक्चर्स को देखें, आप अपनी वायरिंग को देखें कहीं से वायरिंग डैमेज तो नहीं हो रही, कोई कनेक्टर वगैरह लूज तो नहीं है। आप अपने इन्वर्टर को रेगुलर इंटरवल्स पे मॉनिटर करते रहें। पैनल्स की जो अब हम बात कर रहे थे उसकी क्लीनिंग की हमने बात कर ली। उसके बाद अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वर्टर। इन्वर्टर की पोजीशनिंग बड़ी मैटर करती है। अगर आप IP21 सीरीज का इन्वर्टर यूज करते हैं तो आपने उसको मेक श्योर करना है कि वो आपके घर के अंदर कहीं ना कहीं प्लेस हुआ हो, क्योंकि IP21 इन्वर्टर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श इन्वायरमेंट के लिए डिज़ाइन नहीं हुए हुए। इनके डस्ट गार्ड साइड पे लगे होते हैं, उनको आपने रेगुलर क्लीन करना है, और आपने अपने इन्वर्टर्स को हर साल सीजन से पहले सर्विस जरूर करवाना है रिलेटेड कंपनी से, ताकि आप ड्यूरिंग द सीजन किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी उसकी इक्विपमेंट का मैल फंक्शन होने से आप बच सकें। क्योंकि जब आप कंपनी के पास सर्विसिंग के लिए इन्वर्टर को भेजते हैं वो इसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को भी जो है वो रिलेटेड पावर सर्जेस देकर चेक करते हैं कि वो उस इक्विपमेंट में कोई मैल फंक्शन तो नहीं आ गया हुआ जो कि आपको जब इसकी परफॉर्मेंस का पीक आपको चाहिए होगा तब आपको वो चीज़ डिस्टर्ब कर सकती है। तो द बेस्ट टाइम इज विंटर्स। आप अपने विंटर्स में जब आपके इन्वर्टर पे इतना ज़्यादा लोड नहीं होता आप इसको जो है बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सर्विसिंग करवा कर आप अपने IP21 इन्वर्टर को वापस जो है वो री इंस्टॉल करवा सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने इन्वर्टर की लाइफ को बढ़ाना है तो आपने जो भी डिजाइंड आपका लोड है वो बड़े उसको मॉडरेटली डिजाइन करना है। मिसाल के तौर पे आपके पास अगर एक 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है उसको आप कोशिश ये करें कि बाय द बुक 50% लोड पे अगर आप उसको चलाते हैं तो उसकी पार्ट्स की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है।
ऑल्दो 6 किलोवाट का इन्वर्टर 6 किलोवाट के लोड्स को सपोर्ट करता है, लेकिन आइडियल टेस्ट कंडीशंस में ये होता है कि आप उस पर कोई सर्ज लोड नहीं डालेंगे, उस पर आप कोई टॉर्क लोड नहीं डालेंगे, आप उसको जो है एक बहुत एफिशिएंटली 50% लोड के साथ मिनिमलिस्टिक सा रखते हुए आप उसको ऑपरेट करें। आपका सिस्टम जो है वो बड़ा लॉन्ग लाइफ होगा, रिपेयर मेंटेनेंस बहुत कम निकलेंगी और आपकी लाइफ सुकून में आ जाएगी। इसके बाद जी हम बात करेंगे अपने कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में, क्योंकि जाहिर है ऑब्वियसली पैनल्स की अगर 30-40 साल की लाइफ है तो जिस स्ट्रक्चर के ऊपर पैनल लग रहा है वो उसने भी उसी तरह का वेदर और एनवायरनमेंट जो है वो स्टैंड करना है। अगर तो स्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है जो कि इस तरह की कैपेसिटी रखता हो कि वो उसके ऊपर रस्टिंग जो है उसका इफेक्ट भी ना आए, उसके ऊपर क्रोजन का इफेक्ट ना आए, वो इतना सॉलिड स्ट्रक्चर ना हो कि जो मतलब वेंट्स को जो है वो विदस्टैंड कर सके, तो फिर मेरे ख्याल से आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। आपको स्ट्रक्चर पे जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली कस्टमर जो है वो इतना बड़ा सिस्टम लगवाते हुए दो चीजों की तरफ या तीन चीजों की तरफ ध्यान दे रहे होते हैं। पैनल्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, बैटरीज हैं, उसकी एसेसरीज है, लेकिन स्ट्रक्चर पे जो है ना वो आकर मोस्टली लोग कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। स्ट्रक्चर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आपने स्ट्रक्चर को रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करना है कि कहीं रस्टिंग तो नहीं हो रही। अक्सर ऐसे होता है कि जब आप सोलर पैनल स्ट्रक्चर पे कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जो उसके बोल्ट्स, उसके नट्स और उसकी वॉशल्स हैं उसको प्रॉपरली फैशन नहीं करते या उसको चेक नहीं करते, उसमें रस्टिंग होना शुरू हो जाती है और इवेंचुअली जब विंड आती है तो पैनल उखड़ के बाहर आ जाता है, या स्ट्रक्चरल डैमेजेस होते हैं या पैनल को डैमेज होता है। इवेंचुअली आपका पूरा सिस्टम जो है वो स्टेक पे लगा होता है एक स्ट्रक्चर की वजह से। तो इस चीज का लाजमन लाजमन आपने ख्याल रखना है। इसके बाद बारी आती है आपकी रीटचअप्स की, पेंट्स की और बाकी इवेल्युएशन की। हर साल आप लाजमी तरीके से अगर आपका एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगा है तो आप उसके पेंट टचअप्स जो हैं वो जरूर करवाएं। इवन दो कि अगर आपका गैल्वेनाइज्ड भी लगा हो स्ट्रक्चर तो जहां से शीट कटती है वहां पे अमूमन रस्टिंग हो जाती है। उस रस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप अच्छे ऑयल पेंट्स जो हैं वो यूज करके आप अपने स्ट्रक्चर को, या रेड ऑक्साइड यूज करके, एनी इट कुड बी एनीथिंग, आप अपने स्ट्रक्चर को जो है वो इजीली मेंटेन कर सकते हैं और अपने सिस्टम को लॉन्गर लाइफ, लॉन्गर पीरियड्स के लिए चला सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी वायरिंग की। आपका सारा सिस्टम तो लग गया, आपके पैनल्स भी लग गए, आपका इन्वर्टर भी लग गया। आपकी जो वायरिंग है वो बेसिकली आपका वेन्स का काम करती है। आपका जिस तरह हार्ट है, आप इन्वर्टर जो है वो सिस्टम का हार्ट और आपका ब्रेन है जो कि स्मार्टली बड़ा एफिशिएंटली आपके पूरे सिस्टम को मैनेज और कंट्रोल कर रहा होता है। जो रिलेटेड कनेक्टिंग वायर्स हैं उनका बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल है आपकी परफॉर्मेंस में सिस्टम की, क्योंकि अगर आपने वायर्स प्रॉपर गेज की यूज नहीं की या अगर लेंथ ज्यादा है तो फिर आपको इसमें बड़ी हर्डल्स और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपने ये हर साल जो है वो उसको प्रॉपरली थॉरो अपने सिस्टम को एग्जामिन करवाना है कि उसकी वायरिंग में कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि वायर डैमेज हो जाए या वायर की सर्विस जो है वो क्रैक हो जाए और आपने अपने वायर जो है उसको बड़ी स्मूथली वो सेपरेट जो है एक डक्ट्स के थ्रू, पाइप्स के थ्रू अपना ऑपरेट करवाना है, ताकि बहुत सारी वायरिंग में अगर आपस में कोलाइड हो जाती हैं तो फिर फेस टू फेस होने के भी खतरे हैं, आग लगने का भी खतरा हो सकता है। तो आपने जो सोलर सिस्टम है उसकी वायरिंग अपने बाकी घर की वायरिंग से सेपरेट रखनी है ताकि एक इंडिपेंडेंटली अपना सिस्टम स्मूथली रन करता रहे। इन सारी चीजों के बाद हम अब बात करेंगे आपकी जो एसेसरीज हैं और आपकी जो बाकी चीजें हैं जिस तरह ब्रेकर्स हो गए, एसपीडीज हो गई और आपकी सेल्फ प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं, एनी इट कुड बी एनीथिंग। जब भी आप इन डिवाइसेस को परचेज करते हैं या किसी भी इंस्टॉलर से लगवाते हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी ये जो ब्रेकर्स और आपकी एसपीडीज हैं ये ए ग्रेड कंपनी की होनी चाहिए, क्योंकि चाइना की बहुत सारी कॉपीज भी आती हैं मार्केट में, लेकिन आप अगर इन चीज़ों पे पैसे बचाएंगे और पूरा स्पेंड नहीं करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम जो है स्टेक पे लग सकता है। नॉर्मली ये होता है कि कोई भी लाइट सी सर्ज आती है, ब्रेकर ट्रिप नहीं करता, डायरेक्टली बाईपास हो जाती है, इन्वर्टर डैमेज होता है, या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए अगर वो अंडर कैपेसिटी की कोई मतलब डिवाइस लगी हुई है जिसके ऊपर ऑन द डिवाइस जो है वो प्रिंटेड
अम्पेयर्स तो लिखे होंगे उतने, लेकिन उसके एक्चुअल अम्पेयर वो होते नहीं। वो डी रेटेड कैपेसिटी की जो है वो एसपीडीज या ब्रेकर होते हैं, वो जल्दी ट्रिप कर जाते हैं या ओवर हीट होकर आग लगने का भी खतरा होता है। तो वो एक डीबी जो है वो अपने इन्वर्टर को और आपके पूरे घर को जो है वो आग की लपेट में ले सकती है। आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि एक जो कंपोनेंट्स हैं उनकी भी ज़ाहिर है एक बड़ी अच्छी क्वालिटी आपने लगवानी है, अगर तो आपने अपने सिस्टम को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलाना है, ताकि आप जो है वो हैसल फ्री और स्मूथली जो है वो चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जी अपनी बैटरी की। अगर तो आपको ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है तो फिर इस चीज़ पे वरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको हाइब्रिड सिस्टम लगा हुआ है तो फिर आपको बैटरी पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बैटरी पे फोकस क्यों करना है? क्योंकि आपकी बैटरी जो है वो आपको स्टैंड अलोन बैकअप जो है वो दे रही होती है, और आपको जो है वो काफ़ी सारे पैसे बचा कर दे रही होती है इन टर्म्स ऑफ ग्रिड। अगर आप वही बिजली ग्रिड से ले रहे हो तो आप वो ग्रिड को पैसे पे कर रहे होंगे, लेकिन बैटरी ऐसा सोर्स है जो कि आपको इंडिपेंडेंटली सारी वो बिजली प्रोवाइड कर रही होती है। तो जब भी आप बैटरी लगाना के सोचें अपने सिस्टम के बारे में, तो अगर आपकी जो भी डिजायर्ड कैपेसिटी है उससे आपने प्लस कैपेसिटी पे हमेशा बैटरी लगानी है, ताकि ये एक बड़ी टेक्निकल चीज़ है जो लोग इस चीज़ को वैल्यूएट नहीं करते। आपका बैटरी का साइज जो है वो बैटरी की लाइफ को डायरेक्टली डिफाइन करता है। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ। आपका लेट से अगर रिक्वायरमेंट है 100 एम्पेयर की बैटरी की, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बैटरी लगाएं 200 एम्पेयर की। उसकी वजह यह है कि आपकी बैटरी की लाइफ डिजाइन होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पे। आप 100 एम्पेयर की बैटरी लगाकर जो है वो अगर अपनी साइक्लिक लाइफ को जिस तरह से वो डिजाइन हुई भी अगर आप उसको रिड्यूस कर लेते हैं, तो 200 एम्पेयर की बैटरी लगाने से आपकी साइक्लिक लाइफ जो है वो डबल हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर 100 एम्पेयर की बैटरी आपकी जो है वो 5 साल चलती है, तो 200 एम्पेयर वाली बैटरी उसी लोड के ऊपर आपका 10 साल का अरसा तक गुजार सकते हैं। और ये 10 साल के अरसे की बात मैं लिथियम बैटरी के लिए कर रहा हूँ। जो आपकी नॉर्मल रेगुलर बैटरीज हैं या ट्यूबुलर बैटरीज हैं उस पर भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, लेकिन उनकी चूंकि लाइफ स्पैन कम है, उनके नंबर ऑफ साइकिल्स कम है, तो वो अपने लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंगली ही उनकी लाइफ बढ़ती है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी पानी वाली बैटरी जो नॉर्मल लेड एसिड बैटरी है जो आम घरों में यूपीएस के साथ लगी होती है, अगर आप 100 एम्पेयर की यूज करते हैं तो वो बेरली 1 साल चलती है। अगर आप उसी की जगह 200 एम्पेयर की बैटरी यूज करेंगे तो आपको कम से कम 2 साल बैटरी चलेगी। तो नंबर ऑफ साइकिल्स की बड़ी गेम है जी, इसको आपने समझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने डिसीजंस लेने हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जी जो आगे फ्यूचर में होने जा रहा है, और जो फ्यूचरिस्टिक जो जितनी आइटम्स हैं उन पे आपने जब सिस्टम लगवाना है और उनकी आपने लाइफ कैसे बढ़ानी है। तो जो आगे चलने जा रहा है वो तो सारा ही IP65 IP66 नेचर का इन्वर्टर्स होंगे, और आपकी बैटरीज भी होंगी, और आपका पैनल्स भी जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं उन स्ट्रक्चर में आप स्ट्रक्चर ही वो वाला लें जो एंटी रस्ट स्ट्रक्चर हो। जिस तरह के एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर्स आजकल आ रहे हैं वो बड़े इजीली आपके प्लग एंड प्ले मेथड के थ्रू, हिंजेस के थ्रू, टी और जी क्लैंप्स के थ्रू जो है वो आप अपना पैनल्स पे प्लेस करते हैं। उसके अंदर एसएस मटेरियल के नट बोल्ट यूज होते हैं जिनके अंदर रस्टिंग का बहुत कम चांस होता है। तो आप जब नई इंस्टॉलेशन की तरफ जा रहे हैं तो आपने अपने 40 साल को जो है वो सिक्योर करना है, और अभी से ही वो प्रोडक्ट्स आपने इंस्टॉल करनी है जो कि आपके फ्यूचर में आपके सिस्टम को सेफ और सिक्योर बना सकती हैं। इन्वर्टर जब भी आपने सिलेक्ट करना है तो इन्वर्टर मिनिमम IP65 रेटिंग का सिलेक्ट करना है, क्योंकि IP65 रेटिंग का इन्वर्टर बिल्कुल क्लोज्ड कंसील्ड इन्वर्टर होता है। उसके अंदर ना डस्ट जा सकती है, ना उसको वाटर वेपर्स जो है इफेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आपका इन्वर्टर भी सिक्योर हो जाएगा। आपने जो है वो इन्वर्टर भी वो वाला ले लिया जो कि आप अपनी मैक्सिमम प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, आपने इन्वर्टर की जो प्लेसमेंट और पोजिशनिंग है उसका खास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि इन्वर्टर के साथ जो है बैटरी भी कनेक्टेड होती है। तो ये चीज बैटरी के लिए भी वैसी जाएगी जैसे इन्वर्टर के लिए आप ख्याल रख रहे हैं। आपने इन्वर्टर को जो है वो एक बड़ी क्लोज्ड फैसिलिटी में ऐसे लगाना है जहां पर वेंटिलेशन का निजाम प्रॉपर हो। ऐसे नहीं कि आपने किसी ओपन जगह पे लगा दिया या छत की मोटी पे लगा दिया और आप कहेंगे जी इसमें खिड़कियां हैं और इसमें तो हवा फिरती रहेगी। नो, वेंटिलेशन के लिए जरूरी है कि एक फैन उस रूम में हो जो उसकी एयर को रेगुलेट कर रहा हो और उसकी टेम्परेचर को भी जो है वो थोड़ा सा रेगुलेट कर रहा हो साथ साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बोथ फॉर द इन्वर्टर एंड फॉर द बैटरी, क्योंकि जो लिथियम आयन स्टोरेज है उसको भी जाहिर है एक डिजायर्ड टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। आपने उसको बहुत ज्यादा हीट में नहीं लगाना,
आपने उसमें जो ऑब्वियसली जब चार्जिंग करनी है, डिस्चार्जिंग करनी है, तो बैटरी का इटसेल्फ जो है टेम्परेचर राइज करता है। और इन्वर्टर के साथ भी ऐसी है। इन्वर्टर को आपने और बैटरी के लिए, दोनों चीज़ों के लिए आपने वो ऐसी जगह का इंतखाब करना है जहाँ पर हवा की वेंटिलेशन और क्रॉसिंग बड़ी ईजिली हो जाए। इसके बाद फ्यूचरिस्टिकली अगर मैं बात करूं, अपनी वायरिंग का ख्याल रखें, वायरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप अपने सोलर पैनल्स का ख्याल रखें, स्ट्रक्चर का मैंने आपको बता दिया। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जहां पर हाँ एंड यूज़र जो है वो लैग करता है और वो एक ऐसा डिसीजन ले लेता है कि किसी कंपनी से जो कि लोएस्ट प्राइस ऑफर कर रही हो उससे सिस्टम लगवा लेता है और बाद में जो है आफ्टर सेल्स उसको नहीं मिलती और वो फिर जो है बाद में परेशान होता है। रीज़न यही है कि आप जो एंड यूज़र है वो प्राइस वॉर में इतना चला जाता है कि वो आफ्टर सेल्स को ही कॉम्प्रोमाइज कर देता है। मैं आपको ये बताता चलूं कि सिस्टम इंस्टॉलेशन इज नॉट द एंड गेम, इट इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप। क्योंकि असल काम, जो असल गेम है ना, वो सिस्टम लगने के बाद शुरू होती है। सिस्टम लगाने का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी जो है वो बंदा सिस्टम लगा सकता है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको उसके स्टैंडर्ड्स पे चलाना, असल गेम ये है। आपने एक चीज ले ली, उसकी मेंटेनेंस जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जो इलेक्ट्रिशियंस हैं या इंजीनियर्स हैं जो कि सिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं, वो सर्टिफाइड होने चाहिए और उनका इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंड्स ऑन कि वो पुरानी अपनी जितनी इंस्टॉलेशंस हैं उनके एक्सपीरियंस से भी और बाकी जो फ्यूचर में चेंजेस आ रहे हैं उनको भी अडेप्ट करते हुए आपके लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार करें कि आपका सिस्टम जो है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो चलता रहे। ये मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी है सिस्टम को 30 35 40 साल चलाने के लिए, क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है। इस सिस्टम को एंजॉय करें और अपनी मैक्सिमम लाइफ बेनिफिट्स जो है वो आप इससे हासिल कर सकते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपनी जो सिस्टम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो कितना ज़्यादा आपको रिटर्न जमा करके दे सकती है, लेकिन वो बताएंगे आपको अगली वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।